ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है विविध गणित चैप्टर नंबर 4 वृक्ष पर। और इसमें आप नेक्स्ट प्रमेय लिखो, नेक्स्ट आइडिया लगाओ प्रमेय की। प्रमेय क्या कहती है? प्रत्येक वृक्ष का एक अथवा दो केंद्र होते हैं। प्रत्येक जो वृक्ष है उसका या तो आपको एक केंद्र मिलेगा या आपको कितने केंद्र मिलेंगे? दो केंद्र मिलेंगे। मतलब प्रत्येक जो वृक्ष है इसमें या तो आपको क्या मिलेगा? एक केंद्र मिलेगा या आपको क्या मिलेंगे? दो केंद्र मिलेंगे। इसको हम समझने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें? फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना। फर्स्ट पॉइंट ध्यान से समझना, यदि वृक्ष में केवल एक ही शीर्ष हो, हमारे पास क्या है? कोई इस प्रकार का कोई वृक्ष B1, इसमें क्या नहीं है? कोई प्रकार की कोर नहीं है। तो इसमें क्या होगा? केवल एक ही शीर्ष होगा। क्या होगा? एक ही शीर्ष होगा। और ये कैसा होगा? वृक्ष होगा। वृक्ष क्या होता है? वृक्ष एक ग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ होता है। किस प्रकार का ग्राफ होता है? ग्राफ में न तो क्या हो समांतर कोर हो, नए ग्राफ में क्या हो लूप हो, और नए ग्राफ क्या नहीं होना चाहिए? बंद नहीं होना चाहिए, मतलब परिबंध नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वृक्ष क्या है? एक प्रकार का ग्राफ है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? एक वृक्ष बन रहा है। और इस वृक्ष में आप ध्यान से देखो, इस वृक्ष में उत्केंद्रता का मान निकालो। उत्केंद्रता का मान, कोरों की संख्या सर 0 है, 0। तो 0 से कम कोई संख्या हो नहीं सकती। मिनिमम क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। उत्केंद्रता को कैसे निकालते हैं? दो शीर्षों के मध्य अधिकतम कोरों की संख्या को हम क्या निकाल सकते हैं? उत्केंद्रता का मान निकाल सकते हैं। कोरों की संख्या माइनस में जा नहीं सकती, कोरों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। 0 तो हो सकती है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती है, प्लस हो सकती है। तो यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब है उत्केंद्रता क्या कहलाती है? केंद्र कहलाती है। केंद्र कब कहलाती है उत्केंद्रता? जब कोरों की संख्या, वृक्ष में कोरों की संख्या जिस शीर्ष की कम होगी, वृक्ष में जिस शीर्ष की उत्केंद्रता का मान कम होगा वह केंद्र क्या कहलाता है? वृक्ष का केंद्र कहलाता है। मतलब ये वह हमारे पास क्या है? कोई एक इस प्रकार का ग्राफ है। ये ग्राफ है V1, V2 और V3। इन दोनों में इसकी उत्केंद्रता बताओ। इसकी सर है, इसकी उत्केंद्रता है 1, 2, और इसकी भी कितनी है सर? 2 है। और इसकी भी कितनी? 1 है। तो इन तीनों में आप बताओ, इन तीनों उत्केंद्रता में आप बताओ सबसे उत्केंद्रता का मान कम किसका है? इसका है। तो V2 क्या हो जाएगा? एक केंद्र हो जाएगा। V2 यहां पर क्या हो जाएगा? एक केंद्र हो जाएगा। जो केंद्र से आप अच्छी तरह से परिचित हो, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। इस स्थिति में इस वृक्ष का एक ही केंद्र होता है, ये आप समझ चुके हो। अगला पॉइंट ध्यान से, यदि वृक्ष में दो शीर्ष हो, तो यदि वृक्ष में कितने शीर्ष हो? दो शीर्ष की बात करते हैं। वृक्ष में कितने शीर्ष की बात करते हैं? दो शीर्ष की बात करते हैं। जैसे V1 शीर्ष और V2 शीर्ष है। कितने शीर्ष है? V1 और V2 शीर्ष है। और इनकी उत्केंद्रता का मान निकालो, 1 है। सर इसका भी कितनी है? 1 है। दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो इसका केंद्र कितने होंगे? ये दोनों क्या कहलाएंगे? केंद्र कहलाएंगे। दोनों शीर्ष क्या कहलाएंगे? यहाँ पर केंद्र कहलाएंगे। तो अगली लाइन ये लिखी हुई है, यदि वृक्ष में दो शीर्ष हो तो इस स्थिति में वृक्ष के दोनों शीर्ष केंद्र होंगे। वृक्ष के दोनों शीर्ष क्या होंगे? केंद्र होंगे। अगली लाइन ध्यान से, अब यदि माना कि वृक्ष में 3 या 3 से अधिक शीर्ष है। अब हम क्या मान रहे हैं? यदि वृक्ष में क्या हो? 3 या 3 से अधिक क्या हो? शीर्ष हो। अब यदि हम क्या मान रहे हैं? वृक्ष में 3 या 3 से अधिक शीर्ष मान रहे हैं। जैसे V1 और V2 और V3 और V4 और V5 और V6 और V7। क्या इस ग्राफ में आपको लूप नजर आ रही है? क्या इस ग्राफ में आपको समांतर कोण नजर आ रही है? क्या ये ग्राफ आपको बंद नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये ग्राफ कैसा क्या कहलाएगा? वृक्ष कहलाएगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है। अब देखते हैं इसमें उत्केंद्रता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उत्केंद्रता निकालते हैं। इसकी उत्केंद्रता बताओ। अधिकतम कोरों की संख्या कौन सा शीर्ष है? V7 है। इससे अधिकतम कोरों की संख्या पर कौन स्थित है? V7 से अधिक है। तो इसकी कितनी होगी सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगी। कितनी होगी सर? 6 होगी। उत्केंद्रता का मान सर कितना होगा? 6 होगा। और इसके बाद कितना होगा सर? इसका भी 6 होगा। अब इसका गिनो,
सर 1 2 3 4 5, सर कितना होगा 5, इसका 5 होगा तो सर इसकी भी उत्केंद्रता कितनी होगी 5 होगी। गिन लो आप। अब इसकी बात करते हैं सर, इसकी जो उत्केंद्रता का मान है सर 1 2 3 4 होगा, कितना होगा सर 4 होगा। इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, सर इसकी भी उत्केंद्रता का मान क्या होगा 4 होगा। अब कितनी बच गई सर, ये क्या बच गया, इसकी देखो 1 2 3 1 2 3, इसकी उत्केंद्रता का मान कितना होगा सर 3 होगा। अब सबसे कम उत्केंद्रता वाला शीर्ष कौन सा है, सबसे कम उत्केंद्रता वाला शीर्ष आपको नजर आ रहा है 3, कौन सा नजर आ रहा है 3 नंबर, ये 3 है सबसे कम संख्या। तो ये कैसा केंद्र कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इस वृक्ष का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। और ये आप जानते हो, और ये आप जानते हो कि वृक्ष के प्रारंभिक शीर्ष, वृक्ष का प्रारंभिक शीर्ष निलंबी शीर्ष कहलाता है, निलंबी शीर्ष कहलाता है, ये आप जानते हो। और अंतिम शीर्ष भी क्या कहलाता है, निलंबी शीर्ष कहलाता है। निलंबी शीर्ष का मतलब होता है ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि क्या हो, 1 हो। कोटि का मतलब कोरों की संख्या शीर्ष में। तो यहां पर आपको नजर आ रहा है V1 में कोरों की संख्या 1 है, तो इसकी कोटि क्या होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार का शीर्ष क्या कहलाता है, निलंबी शीर्ष कहलाता है वृक्ष में। और इसकी यहां पर V7 में क्या है, एक ही कोर है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 होगी तो कैसा कहलाएगा, निलंबी शीर्ष कहलाएगा। बोलो यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट में लिखा क्या हुआ है ये समझते हैं। अब यदि माना कि वृक्ष में 3 या 3 से अधिक शीर्ष है, अब ये हमने 3 या 3 से क्या बना लिया, अधिक शीर्ष बना ली। और हम जानते हैं कि वृक्ष में प्रारंभिक शीर्ष और अंतिम शीर्ष निलंबित शीर्ष कहलाता है, ये हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। अब यदि वृक्ष में दोनों निलंबित शीर्ष को हटाने पर एक नया वृक्ष प्राप्त होता है। अब हम क्या कर देते हैं, हमारे पास जो ये है, ये जो वृक्ष बन रहा है, इस वृक्ष को मैं क्या कर दूं, इस वृक्ष में मैं क्या हटा दूं, V1 और V7 हटा दूं, मतलब निलंबित शीर्ष हटा दूं। तो ये किस प्रकार का बनेगा ग्राफ, किस प्रकार, ये नहीं आएगा, V7 नहीं आएगा, इस प्रकार का बनेगा। हमने क्या किया है, जो ये ग्राफ बना है, वृक्ष बना है, ये वृक्ष क्या, टी वृक्ष है। और इस टी वृक्ष में मैंने क्या किया, निलंबित शीर्ष को हटा दिया। यहाँ पर निलंबित शीर्ष कौन कौन से सर, V1 है और V7, दोनों को हटा दिया। तो ये हमारे पास ग्राफ प्राप्त हो रहा है। तो इसमें आप क्या निकालो, उत्केंद्रता निकालो। तो पहले निकाले थे इसकी उत्केंद्रता कितनी होगी, 1 2 3 4 होगी, कितनी होगी, 4 होगी। इसकी भी कितनी होगी, 4 होगी, 4 होगी। इसकी निकालो 1 2 3, इसकी कितनी होगी सर, 3 होगी। और इसकी भी कितनी होगी सर, 3 होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसकी कितनी होगी सर, 1 2, इसकी कितनी होगी सर, 2 होगी, कितनी होगी सर, 2। ये तो यहां पर केंद्र कौन सा होगा सर, V4 होगा। यहां पर केंद्र सर कौन सा होगा, V4 होगा। सर आपको इस ग्राफ में क्या नजर आ रहा है, सर इस ग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि सर इसमें तो अधिकतम शिशु की जो उत्केंद्रता मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। लेकिन इस ग्राफ में हमें अधिकतम उत्केंद्रता का जो मान मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। और इसमें क्या मिल रहा है सर, 4 मिल रहा है। अब ध्यान से देखना, और ये कौन सा वृक्ष कहलाता है, टी वृक्ष प्राप्त होता है। कौन सा नया वृक्ष कहलाता है, टी वृक्ष। यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होती। इस स्थिति में सभी शिशु की उत्केंद्रता में एक की कमी आ जाती है। सभी शिशु में क्या आ जाती है, उत्केंद्रता में एक की कमी आ जाती है। पहले V2 की उत्केंद्रता सर कितनी थी, 5 थी, तो यहाँ पर कितनी मिल रही है सर, 4 मिल रही है। V3 की पहले उत्केंद्रता सर कितनी थी, 4 थी, अब कितनी मिल रही है सर, 3 मिल रही है। V5 की सर पहले उत्केंद्रता कितनी थी, 4 थी, सर अब कितनी मिल रही है सर, 3 मिल रही है। और V4 की सर पहले उत्केंद्रता 3 थी, अब कितनी मिल रही है सर, 2 मिल रही है। और V6 की पहले सर उत्केंद्रता 5 मिल रही थी, 5 मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। मतलब एक एक उत्केंद्रता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। अगला पॉइंट ध्यान से देखना,
उत्केंद्रता में कमी होने पर, किसमें कमी होने पर? उत्केंद्रता में कमी होने का वृक्ष के केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वृक्ष के केंद्र में क्या नहीं होता है सर? कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेक करो, V4 भी पहले हमारे पास केंद्र मिल रहा था। कौन सा मिल रहा था? V4 भी मिल रहा है। और अभी कौन सा मिल रहा है सर? V4 भी मिल रहा है। क्या कोई परिवर्तन हो रहा है? कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब पुनः आगे ध्यान, अब हमारे पास क्या आ रहा है? T1 वर्ग से मैं क्या कर दूं? पुनः दोनों निलंबित शीर्ष को हटा दूं। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना, T1 में भी दो निलंबित शीर्ष है। यहां पर V2 क्या है? यहां पर निलंबित शीर्ष बन गया। V2 यहां पर निलंबित शीर्ष बन गया है, ये आपको ध्यान में रखना। और V6 भी क्या बन गया? यहां पर निलंबित शीर्ष बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि सर इनके पास क्या है? इनकी कोटि एक एक है। कोटि एक होने का मतलब है इन शीर्ष के पास क्या है? एक ही कोर से जुड़े हुए, एक ही कोर से जुड़े हुए हैं। अब मैं क्या कर दूं? इस T1 वर्ग से क्या करता दूं? दोनों निलंबित शीर्ष को हटा देता हूं। दोनों निलंबित शीर्ष को मैं क्या कर देता हूं? हटा देता हूं। तो हमारे पास इस प्रकार का वृक्ष बनेगा, V3, V3, V4 और V5 बनेगा। क्या बनेगा? V5 बनेगा। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी उत्केंद्रता बताओ सर 2 है, और इसकी उत्केंद्रता बताओ सर 2 है। कितनी है सर? 2 है। और इसकी उत्केंद्रता बताओ 1 है। कितनी? अभी भी क्या मिल रहा है? शीर्ष V4 भी मिल रहा है। अभी भी जो शीर्ष मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है सर? V4 भी मिल रहा है। V4 भी मिल रहा है। इसमें क्या मिल रहा है सर? अब यदि वृक्ष में T1 में से दोनों निलंबित शीर्ष को हटाने पर एक नया वृक्ष T2 प्राप्त होता है। एक नया वृक्ष क्या होता है? T2 प्राप्त होता है। ये प्रक्रिया लगातार चलने पर, ये प्रक्रिया लगातार चलने पर अंत में केवल एक ही शीर्ष शेष रहता है। ये प्रक्रिया लगातार चलने पर केवल अंत में क्या रहता है? एक ही शीर्ष शेष रहता है। अतः इस स्थिति में केवल एक शीर्ष होगा। मतलब लास्ट में क्या करते हैं? ये दोनों निलंबित शीर्ष है। ये दोनों कैसे? निलंबित शीर्ष है। और ये कैसा है सर? निलंबित शीर्ष है। और दोनों निलंबित शीर्ष को मैं क्या कर दूं सर? हटा दूं। तो हमारे पास केवल एक ही शीर्ष बचेगा। और ये शीर्ष क्या होगा? केंद्र होगा। वृक्ष का क्या होगा? केंद्र होगा। ये आसान है, बहुत ही आसान है, इसको आप छोड़ना नहीं है। इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या हुई? आपकी प्रमेय कंप्लीट हुई। एग्जाम्पल के साथ मैंने क्या किया? इस प्रमेय को समझाया है। आपको थ्योरी देख के आपको डरना नहीं है। अगर मैथ में अगर थ्योरी आती है, आपको कॉन्सेप्ट कवर नहीं होता है ना, तो ये थ्योरी बहुत डेंजरस बन जाती है। मैथ में थ्योरी डेंजरस तब बनती है जब आपका कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट कवर ही नहीं हो तो मैथ की थ्योरी बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाती है। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। हमारा जो पेपर चल रहा है डिस्क्रीट मैथ विविध गणित, ये कंप्लीट थ्योरी का पार्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं ना, तो ये बहुत ही आसान है। अपनी भाषा में लिख सकते हो, अपनी भाषा में आप लिख सकते हो।